हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सर, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 879 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 97,168 कोरोना मरीज ठीक हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, हर नियम का पालन करते हुए घर से बाहर निकले और कोरोना के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए तुरंत CBSE के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,818 नए केस सामने आए। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 2,298 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई। वहीं फिरोजपुर झिड़का की नगरपालिका में लगने वाली पशुपैठ में इस साल कोरोना के चलते बोलीदाताओं ने बोली नहीं लगाई। हर साल नगरपालिका परिसर में पशुपैठ की बोली लगती है। पिछले साल ये बोली 2.5 करोड़ रुपए की गई थी, लेकिन इस बार कोरोना का असर पशुपैठ पर दिख रहा है। बार बार अनाउंसमेंट के बाद भी बोलीदाताओं का कोरम पूरा नहीं हुआ। एक ही बोली लगाने वाला ठेकेदार आया, जिसको देखते हुए DMC डॉक्टर सुभीता ढाका ने इस बोली को अगली डेट तक स्थगित कर दिया है। पानीपत में निजी बस संचालक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। संचालक बसों में ठूस कर सवारियां बैठा रहे हैं। जब हरियाणा न्यूज की टीम ने बसों का जायजा लिया तो कंडक्टर ने हरियाणा न्यूज के संवाददाता से बदसलूकी की। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से प्रदेश में 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 9 से 5 नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर बीते दिन इसका असर देखने को मिला। नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर हरियाणा न्यूज ने झज्जर के लोगों से बात की तो उनके मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए सरकार का यह उचित कदम है। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन झज्जर में रात 9 बजे के बाद से ही दुकानें पूरी तरह से बंद दिखाई दी और रोड पर आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर थी। बल्लभगढ़ शहर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला और पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रात 9:30 बजे तक पूरे बाजार बंद करवाए। साथ ही पुलिस लगातार नागरिकों को कर्फ्यू आदेशों का पालन करने के लिए जागरूक करती रही। जहां लोग आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, वहां पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। कुरुक्षेत्र में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान SDM अखिल पिलानी ने कहा कि इस कोरोना कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के अंतर राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल और गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति होगी। SDM ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना करें ताकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। करनाल के जिला उपायुक्त निशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नाइट कर्फ्यू और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। DC निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि केवल इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद जिला प्रशासन करनाल ने जितनी भी धार्मिक, सामाजिक और वैवाहिक कार्यक्रमों की परमिशन दी, उन्हें तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया। कैथल में हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के मौके पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त है। प्रशासन की ओर से मेले में शामिल होने आ रहे लोगों को घर भेजा जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए लोगों पर डंडे भी चलाए। कैथल में लगने वाले इस मेले में विदेशों से भी लोग माता के दर्शन करने आते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आया।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की, जिसके तहत हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक रही। लेकिन जाखल मंडी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी। जाखल में दुकानों, रेहड़ी वालों के साथ साथ शराब के ठेके भी खुले दिखाई दिए। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनको कर्फ्यू के बारे में जानकारी नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए, लेकिन सिरसा में नाइट कर्फ्यू का कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि सिरसा के जिला सूचना और संपर्क विभाग के अधिकारियों और सिरसा पुलिस की ओर से बाजारों में नाइट कर्फ्यू को लेकर आमजन को निर्देश दिए गए कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और कोई भी व्यक्ति इस दौरान बाजार में मौजूद नहीं रहे। सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद रखें। पूरे मामले को लेकर डीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार के स्कूलों को बंद करने के फैसले पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का कहना है कि छात्रों के अभिभावक छात्रों को स्कूल भेजने के लिए सहमत हैं और कहा कि अगर अभिभावक सहमति जता रहे हैं तो सरकार को अभिभावकों की अनुमति के साथ स्कूलों को खोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा कि देश में सभी दूसरे काम हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्कूलों को ही बंद किया, जबकि बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने की तैयारी की गई है। रादौर में अभिभावकों ने ये परीक्षाएं ऑनलाइन किए जाने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कर्फ्यू लगा रही है, वहीं बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए उनके बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, लेकिन अब लगातार केस बढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराए, जो कि पूरी तरीके से बच्चों की सुरक्षा के लिए सही होगा। लोगों की मांग है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित की जाएं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होकर 17 मई तक आयोजित की जाएंगी। फतेहाबाद के पपीहा पार्क पर लगाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस के सहयोग से लगाया गया। फतेहाबाद में लगाया गया यह प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट है। प्रदेश सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया है और सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। अलग अलग तकनीक पर प्रदेश में काम हो रहा है। फतेहाबाद में स्थापित किया गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एक नया प्रोजेक्ट है और इसमें नई तकनीक इस्तेमाल की गई है, जहां हम भविष्य में इसका फायदा उठाएंगे। प्रदेश सरकार पानी के प्रबंध पर जोर दे रही है। प्लांट को 21 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 139वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए बैसाखी मेला लगाया गया। टिकरी बॉर्डर पर दलाल खाप 84 के भंडारा स्थल के साथ शुरू खेल प्रतियोगिता देखने को मिली। मेले में क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती के मुकाबले आयोजित किए गए और इस दौरान पंजाबी गायकों ने बैसाखी मेले में समा बांधा। किसानों के स्वास्थ्य और आंखों की जांच के लिए मेले में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में किसान मेले में शिरकत कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए जारी आंदोलन में शामिल निहंग ने कुंडली गांव के एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। युवक के हाथ पर तलवार से गहरा घाव बन गया, वहीं कंधे और पीठ पर भी चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से घायल को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कृषि बिलों के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान लोगों की निहंग सिखों से कई बार झड़प हो चुकी है। सोनीपत में एक बार फिर केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को खोल दिया गया। आपको बता दें कि आंदोलनरत किसानों ने टोल प्लाजा को शुल्क रहित किया था, जिसके चलते प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था।
हर रोज हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने केएमपी और केजीपी टोल प्लाजा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया, जिसके तहत प्रशासन के अधिकारियों के भारी सुरक्षा बल के बीच टोल प्लाजा को खुलवाया गया। किसान आंदोलन के चलते सभी नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल प्लाजा केएमपी केजीपी टोल प्लाजा को किसानों ने शुल्क रहित करवा दिया था। झज्जर की अनाज मंडी में फसल खरीद के दावे जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल साबित हुए। फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि मंडी में खरीद प्रक्रिया धीमी रही और अभी तक पैसे भी अकाउंट में नहीं पहुंचे। रतिया में हेफेड विभाग की ओर से राशन डिपो होल्डर को वितरित किए जाने वाली गेहूं के कट्टों में ज्यादा वजन की सप्लाई दिए जाने पर रतिया में डिपो धारकों में भारी रोष है। इस समस्या को लेकर डिपो यूनियन के सदस्यों ने एडीसी को मामले की शिकायत की। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें डिपो पर देने के लिए जो कट्टे दिए जाते हैं उसका वजन 52 किलो के हिसाब से दिया जाता है, जबकि अनाज मंडी में यह 50 किलो की होती है। डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि गेहूं वितरित करते समय हर कट्टों में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों ने जिला फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त को एक शिकायत पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता के चरणों में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा और कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों को शुभकामनाएं दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद के तत्कालेश्वर शिव मंदिर पहुंचे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा का विपुल गोयल ने आशीर्वाद लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कोरोना के नियमों का पालन करते हुए माता के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने कोरोना के हालात सुधरने और लोगों के स्वास्थ्य की प्रार्थना की। विपुल गोयल का मंदिर कमेटी की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। विपुल गोयल ने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं दी। किसानों के विरोध के बावजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाटला हलके में अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी। कृषि मंत्री के समक्ष आढ़तियों ने गेहूं का उठान न होने की समस्या रखी, जिस पर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया और उठान में न देरी हो इसको लेकर सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उठान में एजेंसी अगर देरी करती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने मंडी में दी जा रही सुविधाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त करने के निर्देश दिए। करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को साल 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक करनाल गंगाराम पुनिया ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हर साल सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग की जाती है। देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का चयन करने के अतिरिक्त राज्यवार रैंकिंग भी की जाती है, जिसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 के लिए तरावड़ी पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया। सीएम ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग में देर रात कंटेनर में लगी आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कंटेनर के टायर में अचानक आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुझाने का काम कर रही थी। इस दौरान कैंटर चालक ने पुलिस की जिप्सी और फायर ब्रिगेड को टक्कर मार दी, जिसमें 3 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में मौजूद एक दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गौरतलब है कि गुरुग्राम में बीते 15 दिन में से ये तीसरी आग लगने की घटना सामने है। आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अंबाला छावनी के टिंबर मार्केट में लगी भीषण आग ने लकड़ी के गोदाम को पूरी तरह खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि आग रात 11 बजे लगी और लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही देर में लकड़ी के गोदाम को राख में तब्दील कर दिया। आग इस कदर भड़क गई जिस पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।
लकड़ी के गोदाम में आग किन वजहों से लगी, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन गोदाम के मालिक की माने तो आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। गोदाम मालिक का कहना है कि आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, गोदाम मालिक ने बताया कि दमकल विभाग को जब फोन किया गया तो दमकल विभाग का एक ही ड्राइवर अलग अलग गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचा, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में देरी हुई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जिले में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक सिगरेट एजेंसी के कर्मचारी पर हमला बोलते हुए 7 लाख कैश से भरा थैला छीना और मौके से फरार हो गए। इस दौरान कर्मचारी ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ने में नाकाम रहा। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची सीआईए की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और सिटी एसएचओ सुखबीर सिंह ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। रतिया के बुडलाड़ा रोड पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने किराना की होलसेल की दुकान पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिक ने लुटेरों का विरोध करते हुए शोर मचा दिया। जिसके बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए, जिसके बाद व्यापारी दुकानदार के पास पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दुकानदार ने बताया कि अज्ञात लुटेरों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और एक व्यक्ति के पास हथियार भी था, जिससे वो उन्हें गल्ला खोलकर रुपए निकालने की धमकी दे रहा था। टीबी से बचने के लिए सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार आगे बढ़ रहा है और सफलता हासिल कर रहा है। साल 2020 में सोनीपत टीबी के मामले में जहां 20वें नंबर पर था, वहीं अब पूरे हरियाणा में दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग में टीबी के एक क्वार्टर में करीब 700 मरीज आते हैं और ये आंकड़ा साल में करीबन 3500 के आसपास रहता है। विभाग के पास कंपोजिट स्कोर होता है, जिसमें इलाज शुरू करवाने वाले से लेकर ठीक होने वाले बिगड़ी टीबी वाले मरीज स्क्रीन किए गए पॉजिटिव बच्चों का आंकड़ा जिला स्वास्थ्य विभाग के पास रहता है। डॉक्टर तरुण ने बताया कि टीबी को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सुशील चंद्रा ने मंगलवार को देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले सुनील अरोड़ा ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम वो कर रहे थे। सुशील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। चंद्रा के नेतृत्व में आने वाले समय में देश में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित इन सभी राज्यों में चुनाव संपन्न करना उनके सामने चुनौती रहेगी। आपको बता दें कि सुशील चंद्रा 1980 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। रेवाड़ी में एक पत्नी ने अपने नेवी जवान पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि उसका पति उसे अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता है। पीड़िता की शिकायत के बाद महिला थाना पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 से रंगदारी का मामला सामने आया, जिसमें एक कैफे संचालक से फोन पर और फिर प्रतिष्ठान पर पहुंचकर धमकी देते हुए 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पीड़िता ने बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसमें 3 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जापान सरकार ने फुकुशिमा के रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने मंगलवार को बताया कि फुकुशिमा के 10 लाख टन से ज्यादा रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। दुबई में लंबे समय से चली आ रही उस अनिवार्यता को बंद करने की दिशा में कदम उठाया गया, जिसमें रमजान पर सभी रेस्टोरेंट को दिन में पर्दों से ढकना जरूरी होता आया है। ऐसा इसलिए ताकि रोजा रख रहे लोगों की नजर से खाद्य पदार्थ दूर रहें। हिमालय में बसे तिब्बत में 5 नए जीवों की खोज की गई। ये जीव पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। इनमें एक अनूठा सफेद गालों वाला मकेक बंदर भी है, जिसे भारत की अरुणाचल से सटी सीमा के निकट पाया गया। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत संधू ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित पढ़ने के लिए अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र आते हैं और भारत ज्ञान साझेदारी बनाने के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ सतत संवाद कर रहा है।
म्यांमार की सेना द्वारा 1 फरवरी को देश में किए तख्तापलट के बाद से अब तक कम से कम 701 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 3100 लोगों को हिरासत में लिया गया और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ 650 गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से मंगलवार को लगातार चौथे दिन के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सोमवार को बताया कि महामारी से प्रभावित 2020-21 में यात्री वाहनों की बिक्री 2% कम रही। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी छमाही में बिक्री ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन ये क्षेत्र के पर्याप्त नहीं रही है। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी नुआंस का $16 अरब में अधिग्रहण किया है। सौदे के तहत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को $56 प्रति शेयर का भुगतान करेगी। यह नुआंस के शुक्रवार को बंद भाव के मुकाबले 23% ज्यादा है। कोरोना महामारी के बीच महंगाई भी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। दरअसल सोमवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 5.52% रही। फरवरी महीने में यह 5.03% रही थी। तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल में डेब्यू किया। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे सकारिया ने टीम की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की और शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 बड़े विकेट लिए। आईपीएल के चौथे मुकाबले में सोमवार को पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स पर 4 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है। पहलवान सोनम का घुटना चोटिल होने की वजह से उनके कोच कुलदीप सिंह ने सोनम की टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 दिन बाद शुरू हो रही एशियाई चैंपियनशिप में खिलाने के हक में नहीं थे। अब रिपोर्ट में साफ हो गया कि सोनम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। देश भर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की यह दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित एक वीडियो फैंस के साथ साझा किया। ऋचा चड्ढा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। ऋचा चड्ढा ने अब एक बार फिर से बेबाक अंदाज दिखाते हुए हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ पर निशाना साधा। इस वीडियो को साझा करते हुए ऋचा ने इस महामारी फैलाने वाला इवेंट बताया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सबसे ज्यादा फैलाने वाला इवेंट। के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैक पिंक की सदस्य रोजेन पार्क उर्फ रोजे कोरियन न्यूजीलैंड गायिका हैं। हाल ही में रोजे ने अपने सिंगल डेब्यू के साथ ही एक नहीं बल्कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोजेन पार्क ने अपने गाने ऑन द ग्राउंड से सिंगल डेब्यू किया और ये गाना ढेर सारा व्यूज बटोर रहा है। दीपिका पादुकोण ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की। इसके साथ ही अभिनेत्री ने इस पद को छोड़ने का कारण भी बताया। आपको बता दें कि दीपिका 2019 में मामी की चेयरपर्सन बनी थी।